गद्दारों को जूते मारो सालों को। देश का गद्दार है, देश का गद्दार है। कांग्रेस पार्टी शर्म करो। राहुल गांधी 24 घंटे में आज दूसरी बार कोर्ट में पेश हुए, जज साहब के सामने पेश हुए। एक दूसरा राज्य और आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन राहुल गांधी की एक बार फिर से एक और पेशी। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से आज यहां पर भी कहा गया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के घर पर कल टूट पड़े। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें नजर आई जब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कई बड़े नेता वो राहुल गांधी के घर पर टूट पड़े, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एआई समिट में विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद में राहुल गांधी के घर पर धावा बोला गया। और आज सुबह जब राहुल गांधी कोर्ट के लिए जा रहे थे, अपनी पेशी के लिए वो पेश होने के लिए जा रहे थे, उस वक्त में भी राहुल गांधी को अलग अलग जगह पर झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी हुई। कई जगह पर राहुल गांधी की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया और देश भर में आज कई जगह पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश में कई राज्यों के अंदर आज बीजेपी राहुल गांधी के पुतले फूंक रही है, आग लगा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आज जो मामला था जिसको लेकर के राहुल गांधी महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट के अंदर पहुंचे, आज भी मामला मानहानि का था। कल राहुल गांधी वो उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास में सुल्तानपुर में कोर्ट में पेश हुए थे और वहां पर अमित शाह को लेकर के एक टिप्पणी की थी उन्होंने। मामूली सी एक टिप्पणी थी, सिर्फ 2 लाइन की, और उस टिप्पणी को लेकर के वो 8 साल से लगातार कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। और आज का जो मामला है जिसके लिए राहुल गांधी गए, ये 2014 का मामला है। 2014 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी आरएसएस को लेकर के, और 12 साल से राहुल गांधी कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं 2014 से। और अभी जो है ये 2014 के बाद में मामला जो है दर्ज होता है, यानी सालों से राहुल गांधी चक्कर काट रहे हैं, ये कहा जा सकता है। और आज भी राहुल गांधी, उनके वकील, उनकी तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब ये मामला क्या था पहले मैं आपको वो बता देता हूं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता यानी राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब सिर्फ इतनी सी लाइन उन्होंने कही थी कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है। गोडसे जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी, गोडसे क्या कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित था? गोडसे किसको अपना नेता मानता था? गोडसे किसके साथ में उठता बैठता था? किसकी विचारधारा से प्रभावित था? ये सब जानते हैं। और इस बात को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस वो महात्मा गांधी की हत्या के पीछे है। और आप याद करिए उस वक्त में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने यह बात कह दी तो राहुल गांधी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आज केस के अंदर क्या हुआ, सुनवाई के बाद में क्या हुआ, मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन जरा आप इस बात को सोचिए कि सिर्फ एक लाइन को लेकर के उनको अदालतों के चक्कर कई सालों से काटने पड़ रहे हैं। और जबकि राहुल गांधी को आए दिन कोई जान से मारने की धमकी देता है, कोई कुछ कहता है, कोई खतरनाक नेता बता देता है। ये मोदी सरकार के मंत्रियों के बयान में आपको बता रहा हूं, छोटे भैया नेताओं के बयान नहीं बता रहा हूं आपको। मोदी सरकार के मंत्री वो राहुल गांधी को खतरनाक आदमी बताते हैं। वहां उन नेताओं के खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा बनता है या नहीं बनता है कि राहुल गांधी कैसे खतरनाक है? क्या सबूत है आपके पास में? राहुल गांधी को नक्सली उग्रवादियों के साथ में संबंध दिखाया जाता है। राहुल गांधी का यह कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस के साथ में संबंध है। कोई सबूत नहीं उस पर क्या मानहानि नहीं बनती है। लेकिन अगर राजनीति में इस तरीके से
एक एक लाइन पर मानहानि का मुकदमा होने लग जाए तो कोई नेता नेता नगरी कर नहीं पाएगा। राहुल गांधी कल जब पेश हुए थे अमित शाह के मामले में सुल्तानपुर के अंदर, तो सिर्फ उन्होंने अमित शाह को लेकर के सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। अमित शाह को लेकर के, अमित शाह उस वक्त में अध्यक्ष थे, कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका पार्टी का अध्यक्ष वो हत्या का आरोपी। अमित शाह तड़ीपार किए गए थे, ये सब जानते। राहुल गांधी सिर्फ इस एक लाइन को लेकर के कई सालों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आज जब वो पेश हुए कोर्ट के अंदर तो उनके वकील नारायण अय्यर उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में पेश हो रहे हैं और हम उनके लिए नई जमानत देंगे। 2014 के मानहानि केस के सिलसिले में कोर्ट में पेश हो रहे हैं, केस चल रहा है और उन्हें एक बॉन्ड पर साइन करने और नया गारंटर देने की जरूरत है, क्योंकि पिछले गारंटर शिवराज पाटिल का निधन हो गया था। यह एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट है और कोर्ट में उनका होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें आज बॉन्ड देना है। हम नई जमानत देंगे। हम आज कोर्ट में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल के जमानत के कागजात पेश करेंगे। वकील अय्यर ने कहा कि यह केस 2014 का मानहानि का मुकदमा है। आरएसएस के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर केस किया था। यह केस सुनवाई मोड पर है। यह केस तेजी से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि एमपी एमएलए केसों का जल्द से जल्द निपटारा हो। हम अपने सबूत न्यायालय में पेश करेंगे। हमें विश्वास है कि इस केस में हमें न्याय मिलेगा। तो ये मामला है कुल मिलाकर के, और इसको लेकर के शिवराज पाटिल जो गारंटर थे उनका निधन हो गया, तो आज एक नए गारंटर के तौर पर जो है वो हर्षवर्धन कांग्रेस के अध्यक्ष उनको पेश किया गया है। इसके लिए राहुल गांधी को वहां पर जाना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी के वकील ने कहा, जैसे ये मामला निकल करके सामने आया, अंदर सुनवाई हुई, उसके बाद में राहुल गांधी के वकील नारायणे वो बाहर आए और उनकी तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी को भिवंडी कोर्ट से राहत मिल गई है। राहुल गांधी ने बेल बॉन्ड भरा है। राहुल ने कहा है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं होता है, मार्च में अगली सुनवाई होनी है। कुल मिलाकर के आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेता वो किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी वो अपने छोटे छोटे बयानों को लेकर के सालों साल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरे देश में आज बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में भाजपा शनिवार को यानी आज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार, देशद्रोही, राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरह के पोस्टर लेकर के विरोध कर रही है। आज दिल्ली भाजपा की पूरी यूनिट वो भी पहुंची हुई है। दिल्ली भाजपा के सारे सांसद वो भी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वो पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या वाकई कल जो एआई समिट हुआ और उस एआई समिट के अंदर जो बातें कही गई और जिस तरीके से विरोध हुआ, क्या उसकी वजह से जो है वो देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, या फिर विरोध करने का एक तरीका था, उस पर आपका ऐतराज हो सकता है और उसको लेकर के अब कहें कि राहुल गांधी देश छोड़ करके चले जाएं, राहुल गांधी को गद्दार बताया जाए, क्या ये सही है? स्मृति ईरानी वो खूब सड़कों के ऊपर सिलेंडर लेकर के बैठती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी, लेकिन कभी स्मृति ईरानी को किसी ने पाकिस्तान नहीं भेजा। लोकतंत्र के अंदर विरोध होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो जेएनयू के अंदर जाते थे और जेएनयू में डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुंह के ऊपर नारे लगते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जेएनयू पर ताला लगवा दो और इन सारे जो स्टूडेंट हैं इनको पाकिस्तान भेज दो। अब एक अलग तरीके का जो है दौर चल रहा है, और इस अलग तरीके के दौर में अगर आप नरेंद्र मोदी के ऊपर छींक दें, अगर आप भाजपा को जरा सा भी परेशान और बेचैन कर दें, तो आप देखिए कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम वो बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई आलोचना इतनी होनी चाहिए कि तलवार की नोक पर चलने के लिए मजबूर कर दे।
ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। लोकतंत्र के अंदर आलोचना जरूरी है भाई, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। लेकिन आप एआई समिट को लेकर के इस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे एआई समिट के अंदर वहां पर विरोध हुआ तो उससे ना जाने कौन सा बम फट गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पर पहुंच करके किसी प्रकार का हिंसक अगर विरोध किया जाता, उसका विरोध होना चाहिए था। लेकिन वहां जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे तो उल्टा उनको मारा पीटा गया, लेकिन उन्होंने उल्टा हाथ नहीं उठाया। और इस तरह के विरोध प्रदर्शन कई देशों में, कई मुल्कों में पहले भी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, विरोध प्रदर्शन वहीं होते हैं जहां पर बात सुनी जाए। रिजाई में लेट करके, कंबल ओढ़ करके, घर में किसी कोने में दुबक करके विरोध प्रदर्शन नहीं होते। विरोध प्रदर्शन का मतलब यही है कि आप किसी को जाकर के डिस्टर्ब करें ताकि आपके ऊपर अटेंशन आए, आपको सुना जाए। वरना इस देश के अंदर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहां आप बता दीजिए कि किस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कहां कोई मुद्दा बनता है या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कोई सरकार गिर जाती है। आप बताइए कि कितने जो है वो विरोध प्रदर्शन वो लगातार चलते रहते हैं, कलेक्टर ऑफिस के सामने या अलग अलग जगह पर, भाजपा के नेताओं के सामने। नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे दिल्ली में 13 महीने तक लगातार किसान आंदोलन चला। कौन सी सरकार झुक गई उस पर? वो तो जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तब जाकर के नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, वरना उससे पहले तकरीबन 700 किसानों की मौत हो चुकी थी। लेकिन क्या किसी भी नेता ने जहमत उठाई कि वो जाकर के उन किसानों से मुलाकात करे? बताइए आप। और पूरी तरह से अहिंसक प्रदर्शन, कहीं उसमें कोई हिंसा नहीं, जरा सा भी लेस मात्र भी उसमें हिंसा नहीं। और उसके बावजूद आप बताइए किसानों की कहां सुनी गई? किसानों से बातचीत होती थी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की, कोई उन तक नहीं गया। किसानों को आना पड़ता था और किसानों को लाया भी ऐसा जाता था कि बैरिकेड लगाए हुए हैं, पक्की दीवारें वो खड़ी कर दी गई थी। तब किसी ने कहा कि भाई देश की छवि बहुत खराब हो रही है। तब किसी ने कहा कि किसान, उल्टा ये कहा जाता था कि किसान नहीं है ही नहीं, ये तो नकली किसान है, असली किसान तो खेत में काम कर रहा है। और अब यह तर्क दिया जा रहा है कि असली जो विरोध है वो आपको जताना चाहिए और उस विरोध के लिए आप जंतर मंतर चले जाइए, आप रामलीला मैदान चले जाइए। लेकिन क्या इसी जंतर मंतर पर, इसी रामलीला मैदान में उन किसानों को आने दिया? जो लोग आज ये तर्क दे रहे हैं कि जंतर मंतर पर क्यों नहीं विरोध करने के लिए जाते हैं, रामलीला मैदान में क्यों नहीं विरोध करने के लिए जाते हैं, तो वो किसान रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर ही आना चाहते थे। लेकिन दीवार खड़ी करके उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया। और ना केवल रोका गया बल्कि कभी बिजली काट दी गई, कभी शौचालय साफ नहीं किए गए, ताकि किसी तरीके से वो थक हार करके वापस चले जाए, वो झुक जाएं, वो पीछे हट जाएं। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, क्या क्या नहीं सहा उन लोगों ने। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर जंतर मंतर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए आते तो नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से कोई मंत्री आता उनको सुनने के लिए? यही सेम प्रोटेस्ट, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यही सेम प्रोटेस्ट कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर किया पिछले हफ्ते। क्या बीजेपी की तरफ से कोई उस पर कवरेज हुई या बीजेपी की तरफ से उस पर कोई अप्रोच की गई? कोई सुना गया उसको? या किसी न्यूज चैनल पर उस पर घंटों घंटों की लंबी बहस हुई? कहीं 2 मिनट के लिए बस केवल उसको जगह मिली कि हाँ 2 मिनट के लिए बात हो गई। वरना हमने खूब देखा है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था तो जंतर मंतर पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, क्योंकि जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो देश भर के सांसद, देश भर के नेता वो पार्लियामेंट में आते हैं और इसी दौरान उनके अलग अलग संगठन अलग अलग जगह से आते थे, अपनी बातों को रखते थे और दिल्ली के अंदर आकर के एक मंच मिलता था उनको, वो अपनी बात कहते थे। एक तरफ पार्लियामेंट चलती थी और दूसरी तरफ जंतर मंतर, 2 बीट होती थी। जंतर मंतर की स्पेशल पत्रकारों की बीट होती थी, लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म कर दी गई है। अब तो जंतर मंतर पर खुद जो है वो पक्की इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है कि जैसे आप सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे हो, कि बस जाओ कुर्सी पर ऐसे बैठो और बस बैठ करके फिर वापस आ जाओ। इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है अब जंतर मंतर पर। वरना मैंने खुद देखा है, हमने खूब कवर किया है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाई है, जंतर मंतर पर
बेहताशा भीड़ आ जाती थी लोगों की। लेकिन अब दोनों तरफ से केवल 100 मीटर की जगह बची अब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, वरना पहले वो जो जंतर मंतर का रोड था वो पूरी तरह से जाम होता था आगे से लेकर के और पीछे तक। वो स्पेशल प्रोटेस्ट के लिए ही जगह थी और वो मुकर्रर की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उस जगह को बंद कर दिया गया। रामलला मैदान में मुश्किल से साल भर में कोई 1 या 2 प्रोटेस्ट हो पाते हैं, 1 या 2 कोई रैली हो पाती है, वरना पहले आप देखिए अन्ना हजारे रामलला मैदान बैठे हुए हैं, रामदेव वो रामलला मैदान में बैठे हुए हैं और वहां पर भाजपा के नेता जाते थे। लेकिन अब रामलला मैदान में किसानों को नहीं पहुंचने दिया जाता है। और अगर मान लीजिए कि कल को किसान आते हैं, कल को किसान आएंगे तो कौन गारंटी दे सकता है सरकार की तरफ से कि रामलला मैदान में किसानों को आने देंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से लाइन उठाई जानी चाहिए कि जो आज हमें ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने की भी अपनी जगह होती है, तो क्या रामलला मैदान में किसानों को आप आने देंगे? क्या जंतर मंतर पर आप किसानों को आने देंगे? मुझे लगता है कि इससे बड़ा तर्क नहीं हो सकता है और इसी तर्क पर बीजेपी घुटने टेक देगी, क्योंकि सच्चाई है कि वो नहीं आने देंगे। अभी भारत बंद किया किसानों ने, मजदूरों ने, कितने घंटे की डिबेट उस पर हुई, चैनल्स पर फुटेज भी नहीं आई, हम लोगों ने उसको कवर किया। तो राहुल गांधी आज कोर्ट के अंदर गए और कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिल गई है। राजनीति चलती रहेगी, बीजेपी अपनी तरफ से कुछ कहेगी, कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ कहेगी, लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि देश का आम नागरिक वो अपना दिमाग बंद ना करे, वो बीजेपी और कांग्रेस के खांचे में अपने आप को बांध करके ये ना कहे कि नहीं भाई हम तो बीजेपी वाले हैं, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर सकते, हम कांग्रेस वाले हैं, हम राहुल गांधी का विरोध नहीं कर सकते। विरोध कीजिए, जहां जो गलत लगता है उस पर बोलिए, लेकिन जो सही लगता है उस पर भी बोलिए, ये बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।